हेलो एवरीवन। रेलवे एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं ये इसका दूसरा सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 16 मई को। बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के बारे में तो इसकी शुरुआत यूनेस्को के द्वारा साल 2018 में की गई थी और यह अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैनन के द्वारा 16 मई 1960 को लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के रूप में याद में मनाया जाता है। और इस साल इस दिवस की थीम है हमारे जीवन में प्रकाश। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो आंसर होगा चौथा, जीरो। जीरो न्यूट्रॉन होते हैं प्रोटियम में। बात करें प्रोटियम के बारे में तो ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है यानी आइसोटोप है। प्रोटियम के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है और इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसलिए प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है। जो ये H1 दिया गया है ये समस्थानिकों की कुल संख्या होती है। और जो हाइड्रोजन के और दो समस्थानिक होते हैं, एक ड्यूटेरियम यानी H2H है, तो इसमें एक प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रॉन होता है। ट्रिटियम यानी H3, तो जो यहाँ H3 है ये कुल समस्थानिकों की संख्या दी गई है, तो इसमें एक प्रोटॉन होता है और दो न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए 3H है, ये सामयिक संख्या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को दर्शाती है। देखिए वीडियो आपको 2-3 दिन में मिल रहा है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इसमें उपलब्ध कराऊंगा। जो क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट लिए हैं वो आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचालित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? तो इंदिरा आवास योजना है। आंसर तीसरा है इंदिरा आवास योजना। ये CBT 1 के सवाल हैं सभी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना यानी PMGAY भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है भारत में ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध कराना। और शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। नारा था इसका 2022 तक सभी के लिए आवास। इंदिरा आवास योजना यानी IAY 1985 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा शुरू की गई थी और 2015 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किया गया है। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आंसर पहला है लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब बात करें लॉर्ड रिपन के बारे में तो भारत के वायसराय के रूप में इनका कार्यकाल 1880 से 1884 के बीच रहा है। इनके समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त हुआ था यानी समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल किया गया था 1882 में। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष की गई थी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इनके समय की गई थी। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना यानी 1881 में हुई थी, तो तब से 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना की जा रही है। नोट कीजिएगा कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में की गई थी लॉर्ड मेयो के शासन काल में। और कारखाना अधिनियम लाया गया था 1881 में। विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था जो शैक्षिक सुधारों के लिए था। इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत हुआ था यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए और यूरोपियों के द्वारा इसका विरोध किया गया था, तो तब ये वापस ले लिया गया था। इल्बर्ट विधेयक के विरोध में अंग्रेजों द्वारा किए गए विद्रोह का नाम था श्वेत विद्रोह। रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दी गई थी। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो आंसर है तीसरा 22 दिसंबर को। देखिए ज्योग्राफी से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं रेलवे एनटीपीसी के द्वारा। भारत में सबसे छोटा दिन 21 या 22 दिसंबर को होता है, जिसे शीतकालीन अयनांत या इंग्लिश में विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है। इस दिन सूर्य मकर रेखा यानी इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कॉपरिकर्ण के सबसे निकट होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे कम होती है और रात सबसे लंबी होती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने या खालिस्तानी की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो आंसर इसका पहला है जलियांवाला बाग नरसंहार की वजह से इन्होंने अपनी उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड का दूसरा नाम है, इसके अन्य नाम से जाना जाता है अमृतसर हत्याकांड के नाम से। तिथि थी जब ये हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। स्थान था अमृतसर, वर्तमान में पंजाब में है। रॉलेट एक्ट और स्वतंत्रता समर्थक कार्यकर्ता
सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में बैसाखी त्योहार पर और वहाँ हजारों लोग जलियांवाला बाग पर एकत्रित हुए थे। ब्रिटिश जनरल रेजिनाल्ड डायन ने बिना चेतावनी दिए उस भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बर्बर कृत्य के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और इन्हें 1915 में ब्रिटिश शासन से मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन या खालिस्तान है, तो ये किस शहर से शुरू हुआ था? आंसर है बम्बई। तो तब बम्बई था, अब इसका नाम मुंबई है। भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। स्थान था ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने और मांग थी ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। गांधी जी ने नारा दिया था इस समय, करो या मरो, करो या मरो। तो ये नारा भी पूछा जाता है कि कब दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया गया था। और तब भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथ को 1945 में जेल में बंद स्वतंत्रता सैनिकों की रिहाई के साथ ही यह आंदोलन समाप्त हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र। आंसर दूसरा है पंचतंत्र। ये कई बार पूछी गई पुस्तक है। बात करें पंचतंत्र के बारे में, तो पंचतंत्र एक प्राचीन भारतीय नैतिक कहानियों का संग्रह है जिसमें पशुओं और मनुष्यों के माध्यम से जीवन की महत्वपूर्ण सिद्धांतों और नैतिकताओं को सिखाया गया है। लेखक इसके विष्णु शर्मा है। रचना काल है लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर और 300 ईस्वी के बीच लिखा गया है, लेकिन सटीक तिथि इसकी ज्ञात नहीं है। भाषा इसकी संस्कृत है। रचना का उद्देश्य था कि जो राजा अमर शक्ति हैं उन्होंने अपने तीनों राजकुमारों को बुद्धिमान और योग्य बनाने के लिए पंडित विष्णु शर्मा को यह जिम्मेदारी दी थी। लाइट डिटेक्टर उपकरण को यहाँ खालिस्तान है के रूप में भी जाना जाता है। तो आंसर इसका चौथा है पॉलीग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। पॉलीग्राफ जिसे अक्सर गलत तरीके से झूठ डिटेक्टर या लाइट डिटेक्टर टेस्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है। झूठ बोलने की संभावना को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह व्यक्ति की शारीरिक प्रतिक्रियाओं जैसे हृदय गति, रक्तचाप, श्वसन दर और त्वचा की प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड करता है और उन पर आधारित परिणाम देता है। और बात करें इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो सीस्मोग्राफ ये भूकंप और धरती की सतह की कंपन को मापता है और रिएक्टर पैमाना ये भूकंप की तरंग की तीव्रता को मापता है। तो इन दोनों में ये अंतर है। बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो आंसर है 18 वर्ष। 18 वर्ष है अभी भी। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के बारे में। तो इसके द्वारा इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में चुनावों में मतदान की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। यह संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन के करके किया गया था। तो 326 में संशोधन किया गया था, तब इसका प्रावधान हुआ है। इसे तत्कालीन भारत के जल संसाधन मंत्री वी शंकरानंद के द्वारा पेश किया गया था और ये लागू हुआ था 28 मार्च 1989 को। और तब राष्ट्रपति कौन थे? रामास्वामी वेंकट रमन थे। उनकी स्वीकृति के बाद ये लागू हुआ था। इसके बाद पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे 1989 में 9वीं लोकसभा के लिए और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। देश के 7वें प्रधानमंत्री बने थे। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर है तीसरा, खाद्य और अनाज उत्पादन से। अब बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन या तीसरी कृषि क्रांति भी इसे कहते हैं। तो हरित क्रांति शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था हरित क्रांति शब्द का तो विलियम एस कॉर्ड के द्वारा, जो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के प्रशासक थे। हरित क्रांति का जन्म स्थान और कब्रिस्तान कहा जाता है मैक्सिको देश को। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। वे USA अमेरिका से हैं। उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। नॉर्मन बोरलॉग ने उन्नत कृषि तकनीकों और उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज विकसित किए हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न विशेषकर चावल और गेहूं उत्पादन में वृद्धि से संबंधित हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को साल यानी 2024 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी
1966 और 67 के अंत में पंजाब से। और ये दशक था 1960 का। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1968 में हुई है, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इस उपक्रम में प्रमुख मील के पत्थर, गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों का विकास और गेहूं की जंग प्रतिरोधी किस्में थीं। देखिए, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हैं कि गेहूं की क्रांति का जनक कहा जाता है दिलबाग सिंह अटवाल को, और हरित क्रांति का राजनीतिक जनक कहा जाता है चिदम्बरम सुब्रमण्यम को, जो तत्कालीन खाद्य और कृषि मंत्री थे। और चिदम्बरम सुब्रमण्यम को 1998 में भारत रत्न अवार्ड मिला है। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो आंसर होगा 1932 में। और बात करें पूना पैक्ट के बारे में या पूना समझौते के बारे में, जिसके पहले पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। तो पूना पैक्ट की पृष्ठभूमि अगस्त 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार या कम्युनल अवार्ड से जुड़ी है, जिसने केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए 71 सीटें आरक्षित की हैं। और पूना पैक्ट ब्रिटिश शासन द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्गों, मुसलमानों, सिखों, भारतीय, ईसाइयों और अन्य लोगों के लिए सांप्रदायिक पुरस्कार के तहत प्रस्तावित अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम स्वरूप हुआ था। गांधी जी दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र से असहमत थे, और ये फैक्ट विधानसभा में दलित वर्गों के लिए मूल रूप से आवंटित 80 सीटों की बजाय 148 सीटें आवंटित करके सांप्रदायिक पुरस्कार से विचलित हो गया। यानी ये पूना पैक्ट फिर लागू हुआ, सांप्रदायिक पुरस्कार वो हट गए, तो दलित वर्गों को इससे 148 सीटें मिली थीं पूना पैक्ट के माध्यम से। पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच हुआ था। इसने दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया। तिथि थी जो, यानी जब समझौता हुआ था वो तिथि थी 24 सितंबर 1932 को पूना में यरवदा सेंट्रल जेल में हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी जी ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में से वे शामिल नहीं थे गांधी जी, लेकिन उनके बेटे देवदास गांधी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो एक पॉइंट यहाँ से ये महत्वपूर्ण है। सांप्रदायिक पुरस्कार या कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को बनाया गया था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आंसर है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला था तब प्लासी का युद्ध हुआ था, तब वहाँ का बंगाल का शासक। प्लासी के युद्ध के बारे में बात करें तो ये जब हुआ था उसकी तिथि है 23 जून 1757। किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। और युद्ध का प्रमुख कारण था व्यापारिक और राजनीतिक नियंत्रण के लिए संघर्ष। रॉबर्ट क्लाइव को जगत सेठ परिवार था, भारत में एक अमीर पारिवारिक व्यावसायिक परिवार था। तो उसके द्वारा सिराजुद्दौला को हराने के लिए 1 मिलियन पाउंड दिए गए थे, और वर्तमान में 1 पाउंड 111 रुपये के बराबर है। इसमें जो नवाब सिराजुद्दौला है वो हार गया था, और यह जीत नवाब सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ यानी प्रधान सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण हुई थी। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया था मीर जाफर को, और इस लड़ाई ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1772 में बंगाल पर नियंत्रण करने में मदद की। और इसका स्थान था मुर्शिदाबाद के दक्षिण में हुगली नदी के तट पर पलासी या प्लासी में, इंग्लिश में प्लासी है, तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। तब बंगाल सूबा की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। यहाँ पूछा गया ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का पूरा नाम है। बात करें ईवीएम के बारे में, यानी भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में ईवीएम का पहली बार परीक्षण केरल के परवूर विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ उपचुनाव हुआ था, तब की गई थी 1982 में। मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट नागालैंड के नॉक्सेन, ये विधानसभा क्षेत्र है नागालैंड में एक उपचुनाव में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था वीवीपैट का। तो सितंबर 2013 में वहाँ ये चुनाव हुआ था, तो तब इसका पहली बार इस्तेमाल हुआ था। वीवीपैट का पहली बार लोकसभा चुनावों में इस्तेमाल हुआ था 2014 में। वोटिंग मशीनों पर एक विकल्प के रूप में नोटा जोड़ा गया था, तो ये 2014 में जोड़ा गया था। ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीरों के साथ फोटो मतदाता सूची पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में पेश की गई थी 2015 में। ईवीएम का निर्माण 2 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा किया जाता है, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। लोकसभा चुनाव में प्रथम बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था 2004 में। सभी लोकसभा सीटों पर यानी
43 सीटों पर। ईवीएम को किसके नेतृत्व में एक टीम के द्वारा डिजाइन किया गया था? तो आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर एजी राव और रवि पुवैया, इनके नेतृत्व में इसे डिजाइन किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक या खाली स्थान है का एक संग्रह होता है। तो आंसर है तीसरा, वर्कशीट का संग्रह है। जैसे पुस्तक पेजों से मिलाकर बनती है, वैसे ही वर्कशीट से मिलकर वर्कबुक बनती है। और वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। ये वर्कशीट है, इसमें स्तंभ और पंक्तियाँ होती हैं और यहाँ पर गणना की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। इसका उपयोग डेटा को संग्रहित करने के लिए, व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने के लिए और गणना करने के लिए होता है। अर्थात माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सभी स्प्रेडशीट की मूलभूत विशेषताएं हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। आंसर तीसरा है राकेश शर्मा। अब बात करते हैं इनसे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो राकेश शर्मा भारतीय अंतरिक्ष यात्री पंजाब से संबंधित हैं और वे भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी हैं। उन्होंने 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ इंटर कॉस्मोस यानी रूस का एक कार्यक्रम था, इसके तहत सोयूज T-11 से उड़ान भरी थी। ये अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक हैं। हालांकि भारतीय मूल के अन्य अंतरिक्ष यात्री भी अंतरिक्ष में गए हैं जो कि भारतीय नागरिक नहीं थे। सोयूज T-11 पर शर्मा की यात्रा के साथ ही भारत अंतरिक्ष में मनुष्य भेजने वाला 14वां देश बन गया था और भी 128वें अंतरिक्ष यात्री बन गए थे राकेश शर्मा 2001 में उड़ान से सेवानिवृत्त हुए थे। विश्व पर्यावरण दिवस भारत वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। आंसर दूसरा है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी 1974 में, तब इसकी थीम थी केवल एक पृथ्वी। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की गई थी 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर आयोजित एक सम्मेलन में, जो 1972 में आयोजित किया गया था। और इस साल इस दिवस की थीम है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण, सूखे से निपटने की क्षमता। और इसके साथ एक नारा है हमारी भूमि हमारा भविष्य इस साल का। और इसका एक हैशटैग भी है इसके साथ ही, वी आर जनरेशन रीस्टोरेशन। तो और इसकी मेजबान शहर था इस साल रियाद का सऊदी अरब। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। आंसर तीसरा है 1784। बात करें एशियाटिक सोसाइटी के बारे में, तो एशियाटिक सोसाइटी एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना भारत में कंपनी शासन के दौरान ओरिएंटल रिसर्च यानी इस मामले में भारत और आसपास के क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। और स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1784 को। संस्थापक थे विलियम जोन्स, जो इसके पहले अध्यक्ष भी बने थे। और स्थान था कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, जो अब कोलकाता है। जो कलकत्ता का नाम कोलकाता हुआ है 1 जनवरी 2001 से। तब फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी की राजधानी कलकत्ता थी। और इसकी स्थापना जस्टिस रॉबर्ट चैम्बर्स की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में की गई थी। और इसके पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे राजेंद्र लाल मित्रा 1885 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं स्वपन कुमार प्रमाणिक। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत, इनमें से किससे संबंधित हैं? तो अमृत पहल की शुरुआत की गई थी 2015 में। ये मूलभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित है। आंसर दूसरा है मूलभूत नागरिक सुविधाएं हैं। बात करें अमृत मिशन के बारे में, तो इसका पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, या हिंदी में अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन है। ये प्रारंभ हुआ था 25 जून 2015 में। मंत्रालय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अभी इसके जो आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। लागू करने वाला इसे पहला राज्य था राजस्थान। योजना का उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को सुधारना और विशेष रूप से जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, हरित क्षेत्रों में सुधार करना है। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर। तो आंसर तीसरा है। बात करें रायसीना हिल्स के बारे में, तो इसका उपनाम है भारत सरकार की सीट और इसका स्थान क्षेत्र है नई दिल्ली में। प्रमुख इमारतें इस पर स्थित हैं राष्ट्रपति भवन और सेंट्रल सचिवालय। रायसीना हिल के निकट में दिल्ली मेट्रो स्टेशन स्थित हैं।
और इंडिया गेट भी इसके निकट है। बात करें राष्ट्रपति भवन के बारे में तो इसका स्थान है रायसीना हिल, नई दिल्ली में। वास्तुकार सर एडविन लुटेंस हैं। निर्माण का जो समय है वो 1912 से 1929 तक इसका निर्माण किया गया था। 17 वर्षों में निर्माण हुआ है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर अभी गणतंत्र मंडप किया गया है और अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप किया गया है। हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो आकाश गंगा का हिस्सा है। आंसर तीसरा है आकाश गंगा या मिल्की वे। बात करें मिल्की वे या आकाश गंगा के बारे में तो दूध मेखला या मिल्की वे ये हमारी आकाश गंगा का नाम है, जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। यह विशाल सर्पिल आकाश गंगा है जो अरबों सितारों, ग्रहों और धूल के बादलों से बना है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और रेलवे के द्वारा काफ़ी ज्योग्राफी यहाँ से पूछी जाती है। रात के आकाश में दिखाई देने वाली रोशनी की एक धुंधली पट्टी जो तारों से बनी होती है, जिसे नग्न आंखों से अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता है। मिल्की वे सबसे पुराने तारे लगभग ब्रह्मांड के जितने ही पुराने हैं। मिल्की वे के जो तारे हैं, मिल्की वे को सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने देखा था। देखिए ये जो आप पट्टी से देख रहे हैं ये है मिल्की वे, ये वाली। गैलीलियो गैलीली ने पहली बार 1610 में अपने दूरबीन से प्रकाश के बैंड को अलग अलग तारों में विभाजित किया था। खगोलविदों हार्लो शेफले और हेबर्ट टोस्ट कार्टेस के बीच 1920 की महान बहस के बाद एडविन हबल द्वारा किए गए अवलोकन से पता चलता है कि मिल्की वे कई आकाश गंगाओं में से एक है। निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आंसर है चौथा, मदन मोहन मालवीय को यह पुरस्कार मिला था। लेकिन देखिए इस घोषणा 2014 में की गई थी और मिला था 2015 में, तो इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था। और 24 दिसंबर 2014 को इसकी घोषणा की गई थी उनके 153वें जन्म दिवस से एक दिन पहले, यानी 25 दिसंबर को उनका जन्म दिवस होता है। तो मिला कब था? 2015 में। और उनके द्वारा 2016 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वे सह संस्थापक थे इसके। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के तीसरे कुलपति रहे थे मदन मोहन मालवीय। तो 1919 से 1938 तक इसके कुलपति रहे थे वे। BHU एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय भी है। अटल बिहारी वाजपेयी, तो इन्हें भी 2015 में भारत रत्न अवार्ड मिला है। तब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे तो उनके द्वारा दिया गया था। सुशासन दिवस इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस की घोषणा 2014 में PM मोदी के द्वारा की गई थी और 2014 में भी भारत रत्न अवार्ड से 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। पहले हैं चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव या CNR राव और दूसरे सचिन तेंदुलकर। तो इन दोनों को मिला था। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आंसर है आयोडीन। थायरॉक्सिन एक प्रमुख हार्मोन है जिसे थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है और ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। ट्राईआयोडोथायोनिन यानी T3 और थायरोक्स या T4 हार्मोन आंशिक रूप से आयोडीन से बनते हैं जो भोजन से प्राप्त होते हैं। आयोडीन की कमी से T3 और T4 का उत्पादन कम हो जाता है, थायराइड ऊतक बढ़ जाता है और सरल गंडमाला या ग्वाइटर यानी गर्दन में होने वाली सूजन है नामक बीमारी हो जाती है। देखिए थायराइड ग्रंथि ये होती है गले के सामने। 4 शब्द आपको दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह एक समान है और एक असंगत है। तो एक असंगत को यहाँ बताना है। तो जयपुर है, तिनसुकिया, देहरादून और कोहिमा है। तो इन्हें ऐसे पहचाना जा सकता है कि जो तिनसुकिया है ये प्रमुख शहर हैं। देहरादून, कोहिमा और जयपुर ये तीनों किसी न किसी राज्य की राजधानियाँ हैं। तो ये तिनसुकिया असम का प्रमुख शहर है। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा बीड़ा वादक था? तो आंसर है दूसरा, समुद्रगुप्त था। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो इसका शासन रहा है 240 ईस्वी से और 550 ईस्वी के बीच, यानी 3री शताब्दी ईस्वी के मध्य से और 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक रहा है। मगध का शासक राजवंश था सातवां और स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। 240 से लेकर 280 ईस्वी के बीच उसका शासन रहा था श्रीगुप्त का। वास्तविक संस्थापक
चंद्रगुप्त प्रथम था और इसका शासन रहा था 319 से लेकर 335 ईस्वी के बीच। बात करें समुद्रगुप्त के बारे में तो इसका शासन रहा था 335 से लेकर 375 ईस्वी के बीच। और ये जैसे वो वास्तविक सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम, तो उसके हिसाब से ये गुप्त साम्राज्य का दूसरा सम्राट था। हालांकि इससे पहले श्रीगुप्त और घटोत्कच ये इसके शासक रह चुके हैं। और तीसरा था चंद्रगुप्त प्रथम, तो भारत के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है इसे। उनके सोने के सिक्के और शिलालेखों से पता चलता है कि वह एक निपुण कवि थे और बीड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्र भी बजाते थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख उनके दरबारी कवि हर्षद के द्वारा लिखा गया है, द्वारा रचित एक प्रस्तुति है या स्तुति है। उन्हें व्यापक सैन्य विजय का श्रेय देता है। तो हर्षद किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। अब बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में तो इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था? आंसर है चौथा, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा गढ़ा गया है। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द 1866 में जर्मन के वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकल, उनके द्वारा गढ़ा गया था। पारिस्थितिकी विज्ञान की शुरुआत 1890 के दशक में अमेरिकी वनस्पति शास्त्रियों के एक समूह के द्वारा की गई थी। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसे भस्मीकरण कहा जाता है। आंसर भस्मीकरण की प्रक्रिया अच्छी है। आंसर तीसरा है भस्मीकरण। तो बात करें भस्मीकरण और इसे इंग्लिश में कहते हैं इंसिनरेशन, तो इसके बारे में तो भस्मीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कचरे या अपशिष्ट पदार्थों को उच्च तापमान पर जलाकर समाप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में कचरे को जलाकर उसे राख गैस और गर्मी में बदल दिया जाता है। यह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की एक विधि है जिसका उपयोग कचरे की मात्रा को कम करने और हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने के लिए होता है। भस्मीकरण मुख्य रूप से उन कचरों के लिए उपयोगी है जिन्हें पुनःचक्रित या पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे कि मेडिकल कचरा और खतरनाक औद्योगिक कचरे हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य रूप से खतरा बनी हुई है? तो ये NH-37 है। आंसर पहला है NH-37। और NH-37 ये असम से शुरू होता है और मणिपुर में जाके समाप्त हो जाता है। बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो ये स्थित है गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और नागांव, ये 3 जिले हैं असम में। तो असम राज्य में स्थित हैं। तीनों जिलों में ये फैला हुआ है असम के। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था इसे 1985 में। ये देखिए सभी पॉइंट पूछे जाने वाले पॉइंट हैं और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया है 2006 में और ये ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है और जो उत्तर से और पूर्वी सीमा बनाती है। और पार्क के भीतर अन्य उल्लेखनीय नदियां हैं डिपलू और मूरा धनसिरी। और 1905 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। तो तब भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, तो उनके प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 है। ये राजमार्ग असम के करीमगंज से लेकर करीमगंज के पास से बदरपुर से शुरू होता है और मणिपुर में इम्फाल में समाप्त हो जाता है। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो आंसर है बांग्लादेश के खिलाफ बनाया गया था। सचिन तेंदुलकर के द्वारा ये 100वां शतक बांग्लादेश के शेरे बांग्ला स्टेडियम में लगाया गया था 16 मार्च 2012 को। तो बांग्लादेश के खिलाफ ही लगाया गया था और बांग्लादेश में ही लगाया था। क्रिकेट खेलना शुरू किया था 11 साल की उम्र में और 1984 में 11 साल की उम्र में उन्होंने जॉन ब्राड क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए कांगा क्रिकेट लीग में पदार्पण किया था। सचिन तेंदुलकर ने पदार्पण किया था टेस्ट मैच में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ 15 नवंबर और 1989 को, और तब उनकी उम्र थी 16 साल। तेंदुलकर ने अपना आखिरी मैच नवंबर 2013 में खेला था जो उनका 200वां टेस्ट मैच था, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला गया था। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाने वाले पॉइंट हैं यहाँ से। देखिए भारत रत्न अवार्ड मिला है 2014 में और भारत रत्न अवार्ड पाने वाले वे पहले खिलाड़ी हैं और अभी तक के सबसे कम ओवर के विजेता हैं भारत रत्न पाने वाले सचिन तेंदुलकर। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा निर्मित कराया था? तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। 2.5 दिन का झोंपड़ा भारत के राजस्थान के अजमेर में एक ऐतिहासिक मस्जिद है। यह अजमेर में सबसे पुराना जीवित स्मारक है। निर्माण कार्य किया गया था इसका 1192 से लेकर 1199 ईस्वी के बीच में
और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। डिजाइनर था अबू बकर, जो हेरात का अफगानिस्तान देश से। और मोहम्मद गौरी के साथ एक वास्तुकार था ये अबू बकर। अलेक्जेंडर कनिंगम ने इमारत को अजमेर की महान मस्जिद बताया है। 4 शब्द यहाँ पर हमें दिए गए हैं, तो इनमें से 3 किसी तरह समान हैं और एक असंगत है, तो असंगत का यहाँ पता लगाना है। तो तलवार, कटार, कुदाल और छुरी। तो देखिए कुदाल इसमें से अलग है। जो तलवार, छुरी और कटार ये सभी धारदार हथियार हैं। हथियार तो ये कुदाल भी है यानी फावड़ा, तो इसका जो फावड़ा का काम होता है खेतों में किया जाता है। तो कुदाल का काम घास काटने या मिट्टी को गोड़ने में किया जाता है। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है, यानी जब वे वायु के संपर्क में आती हैं तब। तो ये गंधक है। आंसर दूसरा है गंधक। गंधक को दूसरे नाम से सल्फर भी कहा जाता है। सल्फर का दूसरा नाम है गंधक। देखिए वायु में मौजूद गंधक या सल्फर यौगिक विशेष रूप से हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S चांदी की वस्तुओं को काला कर देते हैं। जब चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड या अन्य सल्फर युक्त यौगिकों के संपर्क में आती है तो यह चांदी के साथ प्रक्रिया करके चांदी का सल्फाइड यानी Ag2S बनाती है। यह चांदी के ऊपर एक काले रंग की परत के रूप में जम जाता है, जिससे चांदी काली दिखने लगती है। इस प्रक्रिया को सल्फाइडेशन कहते हैं। 4 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से 3 समान हैं और एक असंगत है यानी एक असमान है, तो उसका यहाँ चयन करना है। तो दिए गए पठार, घाटी और पहाड़ी। तो ग्लेशियर इनमें से अलग है। आंसर चौथा है ग्लेशियर। बात करें इसके निष्कर्ष के बारे में, तो ग्लेशियर का निर्माण बर्फ से होता है और यह धीरे धीरे ढलान की ओर गति करता है, जबकि घाटी, पठार, पहाड़ी ठोस भूमि की विशेषताएं हैं जो बर्फ के बनने से सीधे संबंधित नहीं हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। तो आंसर पहला है पेरिस में। बात करें यूनेस्को के बारे में, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है यूनेस्को। काफ़ी सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं यूनेस्को के बारे में। तो स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को। ये डेट पूछी जाती है। उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। वर्तमान में यूनेस्को की महानिदेशक यह हेड ऑड्रे अजोले हैं और इसकी 11वीं नंबर की हेड बनी है और फ्रांस देश की हैं, और दूसरी महिला हेड बनी है इसकी यूनेस्को की, क्योंकि इसकी पहली महिला महानिदेशक यह हेड थी इरिना बोकोवा, जो इसकी 10वें नंबर की हेड बनी थी। ये बुल्गारिया देश से थी इरिना बोकोवा, और ये पहली दक्षिण पूर्व यूरोपीय बनी थी इसकी महानिदेशक बनने वाली। पहला आम सम्मेलन इसका आयोजन किया गया था दिसंबर 1946 में। 1946 में इसका पहला आम सम्मेलन हुआ था और प्रथम महानिदेशक ये हेड थे जूलियन हेक्सले, जो यूके या यूनाइटेड किंगडम देश से थे। और यहाँ भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, अच्छे के दामाद की शादी अनीसा से हुई है। तो देखिए ये अच्छे मानिए और अच्छे का दामाद होगा तो उसे नीचे लीजिए, तो अच्छे का दामाद को बी मानते हैं। तो अच्छे के दामाद की शादी अनीसा से हुई है, तो ये अनीसा है, अनीसा। और जिसके भाई विजय की शादी ट्विंकल से हुई है, जिसके यानी अनीसा के भाई की। तो अनीसा का भाई का नाम नहीं पता है, तो यहाँ 0 रख लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। तो जो अनीसा के भाई की शादी ट्विंकल से हुई है, तो यहाँ ट्विंकल है। ट्विंकल का अच्छे से संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए ये अनीसा की बेटी है और ये अनीसा का भाई है, तो ये इसकी भाभी होगी अनीसा की। तो अच्छे की ये बहू है अनीसा, तो आंसर इसका चौथा है बहू। FAO की सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है? तो ये चीन है, तब भी चीन था, अभी भी चीन है। तो आंसर पहला है चीन। देखिए चीन मछली उत्पादन में पहले स्थान पर है और इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर है, भारत का स्थान है तीसरा। तो तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ तक पूछा जाता है। साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5% मूलधन राशि के 8/5 के बराबर हो जाती है? यानी मूल धनराशि यानी पी मानते हैं, मूल धनराशि पी है,
बराबर होती है वो 8/5 के, 5 के मूलधन के, 8/5 के मूलधन के बराबर। और समय कितना है, यानी t बराबर 5 वर्ष दिया हुआ है। तो इसके लिए एक सूत्र है n-1 के t और इंटू 100। तो जो n कितना है 8/5 माइनस के 1, देखिए जैसे उठाते हैं अब देखते हैं। तो n कितना है, n है 8/5 माइनस के 1 और इंटू 100 और बट्टे में समय कितना है, तो समय है 5%। अब इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 3/5 इंटू 100 और बट्टे 5। तो 5 से ये 20 बार गया और ये 4 बार और 4 बार है, तो 12 इसका आंसर होगा। आंसर है चौथा 12। नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वन आच्छादित है, तो आंसर इसका पहला है 30%। इन नासा का डेटा है, इसके अनुसार है। बात करें नासा के बारे में तो इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह अमेरिका सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है। इसकी स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC अमेरिका में। अभी इसके वर्तमान प्रशासक हैं बिल नेल्सन। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो आंसर है दादा भाई नौरोजी। आंसर तीसरा है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को नवसारी, अब गुजरात में है, तो पारसी जोरास्ट्रियन परिवार में हुआ था। मृत्यु हो गई उनकी 30 जून 1917 को। और उनका उपनाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और दूसरा उपनाम है भारत के अनौपचारिक राजदूत या अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। देखिए ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो दूसरा सम्मेलन हुआ था कोलकाता में 1886 में, तो वे कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष बने थे। 9वां अधिवेशन हुआ था 1893 में लाहौर में, और 22वां अधिवेशन हुआ था 1906 में कोलकाता में। तो यहाँ पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ये 3 बार इसके अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। दादा भाई नौरोजी 1886 में पहली बार ब्रिटेन में चुनाव लड़े थे, लेकिन वहाँ हार गए थे और निर्वाचन क्षेत्र था हॉलबॉर्न। फिर 1892 में आम चुनाव में फिन्सबरी सेंट्रल ये निर्वाचन क्षेत्र था ब्रिटेन में, वहाँ से लिबर्टी पार्टी के लिए चुने गए थे और वे पहले ब्रिटिश भारतीय सांसद बने थे और 5 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। देखिए ये डेट पूछी गई थी RRB NTPC के द्वारा पिछली बार कि किस वर्ष से पहले ब्रिटिश सांसद बने थे ब्रिटेन में, तो 1892 में ये बने थे। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना था कि ब्रिटिश संसद बनने वाले एशियाई मूल के दूसरे व्यक्ति थे, क्योंकि पहले एंग्लो इंडियन सांसद थे डेविड ऑक्टरलोनी डायस सम्ब्रे। टेलीफोन का आविष्कार या खालिस्तान है यानी किस सन में किया गया था, तो आंसर है 1876 में। 1876 में टेलीफोन का आविष्कार ग्राम बेल के द्वारा किया गया था। और आम बोलचाल की भाषा में इसे कहते हैं फ़ोन या हिंदी में दूरभाषा कहा जाता है। यह एक दूरसंचार उपकरण है। टेलीफोन ध्वनि यानी ध्वनि तरंगों को आमतौर पर मानवीय आवाज़ को इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में परिवर्तित करता है। ग्राम बेल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, जो स्कॉटिश मूल के थे। बात करें मोबाइल फ़ोन के बारे में, यानी पहला हैंड हेल्ड यानी हाथ से पकड़े जाने वाला मोबाइल फ़ोन मोटोरोला के मार्टिन कूपर के द्वारा, ये अमेरिकी इंजीनियर थे, इनके द्वारा 3 अप्रैल 1973 को न्यूयॉर्क शहर में प्रदर्शित किया गया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं, तो आंसर है निशानेबाजी। आंसर तीसरा है। आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है,